गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए फर्स्ट ईयर क्लास है, हिंदी मीडियम है और पेपर सेकंड, राजस्थान का भूगोल। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे अफवाह प्रणाली एवं झीलें। देखो बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में सिंचाई की सुविधा के अनुसार जो राजस्थान में जो प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं, जैसे चंबल है, बनास है, लूनी है आदि, इनका प्रमुख स्थान है। क्योंकि राजस्थान में इसलिए इनका प्रमुख स्थान है क्योंकि राजस्थान का जो आधे से जो ज्यादा भाग है वो मरुस्थल के रूप में रूपांतरित है, मरुस्थल के रूप में दिखाई देता है। अतः यहाँ पे जितना भी जो भाग बचा हुआ है कृषि योग्य भाग, उनमें यदि सिंचाई की व्यवस्था में नदियों के द्वारा प्राप्त होती है तो हमारे लिए इन नदियों का महत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो नदियों का स्थान विशेष महत्व रखता है आर्थिक विकास में। जो राजस्थान का जो आर्थिक विकास है उसमें नदियां अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। राजस्थान के आर्थिक विकास में राजस्थान की नदियां महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये नदियां राजस्थान में क्या उपलब्ध कराती हैं? सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करवाती हैं, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती हैं। इसी कारण ये राजस्थान के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इन्हीं नदियों से हम लोग जल विद्युत का निर्माण भी करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ ये हमें सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करवाती है और सिंचाई व्यवस्था के साथ साथ में ये जल विद्युत भी हमें उपलब्ध करवाती है। देखो राजस्थान में जो प्राचीन जो नदी है वो नदी है सरस्वती नदी। पौराणिक मान्यताओं में राजस्थान के अंदर एक नदी प्रवाहित होती थी, सरस्वती नदी, जिन्हें आज वर्तमान में घग्गर के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है वो नदी थी या नहीं थी, लेकिन आज वर्तमान में उसको घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो नदी थी, जो सोतर या घग्गर नदी की तलहटी को घेरे हुए थी, वो नाहन के निकट बहती थी। और बीकानेर, अब ये देखो यहाँ पे बीकानेर है, बीकानेर के सूरतगढ़ के पास ये दोनों नदियां मिलकर हकरा के नाम से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती थी। अब ये जो दक्षिण पश्चिम है, ये दक्षिण पश्चिम की ओर बहती थी। हकरा के पास से नदी कौन सी है? सरस्वती और घग्गर, ये दोनों नदियां मिलकर हकरा के पास से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती थी। ये प्राचीन नदी है। ठीक है, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नदियों के नाम क्या है? एक है सरस्वती, एक है घग्गर। अब ये दोनों नदियां मिलकर कहां मिलती हैं? बसरा के पास में। कहां मिलती हैं ये नदियां? दोनों नदियां सूरतगढ़ के पास में दोनों नदियां मिलकर हकरा के नाम से, क्या नाम है? हकरा के नाम से। ये बीकानेर में सूरतगढ़ है, सूरतगढ़, यहां पे ये मिलती हैं और हकरा के पास, हकरा के नाम से ये दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। वे नदियां कौन कौन सी हैं? सरस्वती नदी है और एक घग्गर नदी। सरस्वती प्लस घग्गर नदी दोनों है। ठीक है, ये पश्चिमी राजस्थान में प्रवाहित होती थी पहले। अब वर्तमान की हम बात करते हैं। वर्तमान की यदि बात करते हैं तो जो अरावली जो पर्वतमाला है हमारी, वो राजस्थान की नदियों का या भारत की नदियों का जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में? जल विभाजक के रूप में, कार्य करते हैं। अब ये जल विभाजक क्या है? यदि अरावली के पश्चिमी यदि कोई नदी प्रवाहित होती है तो वो कहां जाती है? अरब सागर में। और यदि अरावली के पूर्व में यदि प्रवाहित होती है तो वो कहां जाती है?
खाड़ी में। ठीक है, तो राजस्थान की जो नदियां हैं उनका विभाजन कौन करती है? ये हमारी अरावली पर्वतमाला करती है। इधर जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं वो अरब सागर में जाके गिरती हैं, और इधर जो प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अर्थात राजस्थान में प्रवाहित होने वाली नदियां अरब सागर में गिरने वाली हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हैं। राजस्थान की जो अफवाह प्रणाली है उसको हमें लगभग 3 भागों में बांटते हैं। अफवाह प्रणाली को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 प्रणालियों में बांटते हैं। अब ये जो 3 प्रणालियां हैं, एक अरब सागर वाली, एक बंगाल की खाड़ी। अब ये 3 प्रणालियां, फर्स्ट तो मान लिया, इसको मान लिया, और दूसरी इसको मान लिया, और तीसरी है अंतः प्रवाह वाली। अंतः प्रवाह वाली, ठीक है, कौन सी है? अंतः प्रवाह वाली। राजस्थान की जो 60% जो क्षेत्र है, राजस्थान का जो 60% जो क्षेत्र है, 60.2% क्षेत्र है, वो किसके अंतर्गत आता है? वो अंतः प्रवाह वाली नदियों के अंतर्गत आता है। अब ये अंतः प्रवाह क्या है? मान लिया ये नदी प्रवाहित है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं जाके कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाए और ये बाद में वापस स्थल आ जाए। ये यहाँ पे गई और यहाँ पे क्या हो गई? विलुप्त हो गई, और विलुप्त होने के बाद भी नीचे नीचे बह रही। अब ये नीचे नीचे कहाँ बहती है? यदि कोई चूना प्रधान कोई चट्टान है तो चूना में क्या होता है? कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम यदि पानी में घुलकर, यदि इन चट्टानों में यदि कैल्शियम घुलकर पानी में घुल जाए तो कंदरों में क्या हो जाते हैं? छेद हो जाते हैं। तो उन छेदों में, उन रंध्रों में ये नदी क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो ये नदी प्रवाहित तो होती है, लेकिन कहाँ होती है? भूमि के नीचे प्रवाहित होती है। तो ये यहाँ से क्या है? दिखना बंद हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं? अंतः यानी अंदर प्रवाह, यानी प्रवाह बहने वाली। तो अंदर बहने वाली नदियां हैं, इनका भाग कितना है? 60.2% है हमारे। जैसे इनके अंतर्गत प्रमुख नदियां हैं, जैसे कांतली है, कांतली नदी भी है एक, और एक है साबी। ये इन्हीं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, और तीसरी है अंतः प्रवाह वाली नदियां, जिनका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, 60.2% क्षेत्र है। जिनमें प्रमुख नदियां कौन कौन सी होगी? कांतली है, साबी है और लूनी आती है। इनके अलावा हम अभी इनका जो अध्ययन है, जो हम विस्तार पूर्वक करेंगे। अब जो महान जल विभाजक है, जो अरावली पर्वतमाला है, जो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से, ये दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर स्थित है, अवस्थित है। यह राजस्थान में नदियों को 2 भागों में बांटती है। एक तो अरब सागर में गिरने वाली और दूसरी है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। देखिए, प्रवाह के अनुसार, किसके अनुसार? प्रवाह के अनुसार, प्रवाह के अनुसार, प्रवाह के अनुसार राजस्थान की अपवाह प्रणाली, राजस्थान की अपवाह प्रणाली को हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में बांटते हैं। पहला है वे नदियां जिनका जल अरब सागर में गिरता है। वे नदियां जिनका जल अरब सागर में गिरता है। ठीक, दूसरी है वे नदियां जिनका जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ठीक है,
तीसरा है आंतरिक प्रवाह वाली नदियां। तीसरा है आंतरिक प्रवाह वाली नदियां। ठीक। अब जो नदियां जिनका जल अरब सागर में जाता है, उनमें जो प्रमुख जो नदियां हैं उनमें है लूनी या लूनी। ठीक। दूसरी है माही नदी। ठीक। तीसरी है सोम। आगे वाली है जो जाखम। याद करना इनको। यह है पश्चिमी बनास और साबरमती। ठीक है। ये प्रमुख नदियां हैं जो जिनका जल अरब सागर में लूनी, माही, सोम, जाखम, पश्चिमी बनास और साबरमती। सोम, माही, जाखम, लूनी, पश्चिमी बनास और साबरमती। सोम, माही, जाखम, लूनी, पश्चिमी बनास और साबरमती। और वे नदियां जिनका जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है, वे नदियां प्रमुख रूप से इस प्रकार हैं। देखो, चंबल नदी, चंबल है। चंबल के बाद में है बनास, बेडच, गंभीरी, कोठारी, पार्वती, खारी, काली सिंध, बाण गंगा, आदि। ठीक। अब आंतरिक प्रवाह वाली जो नदियां हैं उनमें है घग्गर। ठीक। कांतली, मेडा नदी, साबी नदी, मंथा नदी, रूपनगढ़, आदि। रूपनगढ़ और कांकनी नदी, प्रमुख है। ठीक है। ये हमारी प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी है देखो। अपवाह प्रणाली एवं झीलें। प्रवाह के अनुसार राजस्थान की अपवाह प्रणाली को हम 3 भागों में बांटते हैं। नदियों के बहने के हिसाब से हम इनको 3 भागों में बांटते हैं। देखो, पश्चिम से बहने वाली नदियां अरब सागर में गिरती हैं, तो वे नदियां जिनका जल कहां गिरता है, अरब सागर में जाकर गिरता है। ठीक है।
बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, वे नदियां जिनका जल बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है, तो वे कौन सी हो गई? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, वो ही है। आंतरिक प्रवाह वाली नदियां, वे नदियां जो बहती तो हैं लेकिन रास्ते में चलते चलते ही क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। जिनका मार्ग वो विलुप्त होकर पृथ्वी के या सतह के आंतरिक भाग में प्रवाहित होते हैं, उनको बोलते हैं आंतरिक प्रवाह वाली नदियां। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं सोम, माही, जाखम, लूणी, पश्चिमी बनास और साबरमती। याद रहना, सोम, माही, जाखम, ठीक है, लूणी, पश्चिमी बनास और साबरमती। सोम, माही, जाखम, सोम, माही, जाखम, लूणी, पश्चिमी बनास और साबरमती। वे नदियां जिनका जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है, उनमें है चंबल है, बनास है, चंबल है, बनास है, बेडच है, गंभीरी है। चंबल, बनास, बेडच, गंभीरी, कोठारी, पार्वती, खारी, काली, सिंध, बाणगंगा आदि। दोबारा देखो, चंबल, बनास, बेडच, गंभीरी, कोठारी, पार्वती, खारी, काली, सिंध, बाणगंगा आदि। कितनी है? 2, 4, 6, 8, 9 है। टोटल कितनी है? 9। चंबल, बनास, बेडच, गंभीरी, कोठारी, पार्वती, खारी, काली, सिंध और बाणगंगा। अब आंतरिक प्रवाह वाली नदियां आती हैं गग्गर, कांतली, मेंढा, साबी, मंथा, रूपनगढ़, कांकनी। गग्गर, कांतली, मेढा, साबी, मंथा, रूपनगढ़, कांकनी नदी कितनी है? 2, 4, 6, 8, 7 है। इसमें कितनी है? 9 है। 2, 4, 6, इसमें कितनी है? 7 है। और इसमें कितनी है? 2, 4, 6, 7 है। टोटल कितनी नदियां हैं? 7 दूनी 14 और 9 23 नदियां हमारी प्रमुख नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हैं, अरब सागर में गिरने वाली हैं और आंतरिक प्रवाह वाली नदियां। एक बार दोबारा और देख लो, सोम, माही, जाखम, लूणी, पश्चिमी बनास, साबरमती, ये हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं चंबल, बनास, बाणगंगा, काली सिंध, पार्वती, कोठारी, बेडच, गंभीरी और काली सिंध है। और आंतरिक प्रवाह वाली नदियां कौन कौन सी है? गग्गर, कांतली, मेढा, साबी, मंथा, रूपनगढ़, कांकनी नदी। अब बात यदि हम करते हैं तो सबसे पहले हम लूणी नदी को पढ़ेंगे, जो चैप्टर हमारा कल से प्रारंभ होगा। नदियों का चैप्टर हम कल से प्रारंभ करेंगे, ये हमने परिचय कर लिया। ठीक है, एक बात और मैं कह दूं, झीलें। अब झीलें भी 2 प्रकार की होती हैं, एक तो मीठे पानी की झीलें। झीलें 2 प्रकार की होती है, एक मीठे पानी की झीलें, झीलें पहली है मीठे पानी की झीलें और दूसरी है खारे पानी की झीलें। ठीक, अब जो मीठे पानी की झीलें हैं वो अरावली के पश्चिम दिशा में अधिकांश मात्रा में पाई जाती हैं। अरावली के पूर्वी दिशा में अधिकांश मात्रा में पाई जाती हैं। टोटल 99% जो मीठे पानी की झीलें हैं वो अरावली के पूर्वी दिशा में स्थित हैं और 99% जो खारे पानी की झीलें हैं वो अरावली के पश्चिम दिशा में स्थित हैं। तो कह सकते हैं हम इस क्षेत्र में खारे पानी की झीलें हैं, की झीलें हैं इस वाले क्षेत्र में 99%। और इस वाले क्षेत्र में कौन से पानी की झीलें हैं? मीठे पानी की झीलें हैं। ठीक है, इनका वर्णन हम लोग कल करेंगे। यदि चाहो तो अब मैं इनके नाम लिखवा देता हूं। देखो मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं। देखो जयसमंद, जयसमंद, दूसरा है राजसमंद और तीसरा है पिछोला झील और तीसरा है पुष्कर, चौथा है पुष्कर।
और आगे है आना सागर, और सिलीसेड, और आती है कोलायत, और फिर आती है पुष्कर हमारे यहां पे। तो जैसलमेर, राजसमंद, पिछोला, पुष्कर, आनासागर, सिलीसेड, कोलायत आदि ये जो झीलें हैं वो मीठे पानी की झीलें हैं। और खारे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं, यदि आपको पता हो तो सांभर इसमें आएगा, सांभर, डेंडवाना, पंचपद्रा और लूणकरणसर। आदि आदि सांभर, डीडवाना, पंचभद्रा, लूणकरणसर आदि ये हमारी झीलें हैं। अब इनका सभी का विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे अगले वाले टॉपिक में। ठीक है, धन्यवाद।